दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 5 फरवरी से इंग्लिश हिंदी का पेपर स्टार्ट है ना, 10th क्लास बोर्ड का। तो 10th क्लास हिंदी में दोस्तों हम पढ़ेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो दोस्तों आपको 6 नंबर कंप्लीट 6 में से 6 नंबर ला के देगा। ओके दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय। ओके दोस्तों, तो जीवन परिचय जो है आप अलग अलग गाइड में देखेंगे तो अलग अलग तरह का जीवन परिचय मिलेगा। और दोस्तों बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, तो मैं आज आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबका 100% सोल्यूशन करने वाला हूँ दोस्तों। ओके, 100% सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अभी तक अगर हम आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में देखेंगे। दोस्तों कवि परिचय आपका आएगा आपका 3 नंबर का, जिसमें आपसे 2 तो रचनाएं पूछी जाएगी, प्लस इसके साथ आपसे भाव पक्ष पूछा जाएगा, या फिर भाव पक्ष और साथ में कला पक्ष भी पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको भाव पक्ष और कला पक्ष की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी कवि के लिए एक ही भाव पक्ष और कला पक्ष लिख पाएंगे। केवल आपको रचनाएं जरूर याद करनी पड़ेगी अलग अलग। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कवि देख लेते हैं। सबसे पहले कवि तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सूरदास। ओके, तो दोस्तों सूरदास जो कवि है उनकी रचनाएं आपको याद करनी है। एक तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, सूरसागर, है ना। इनको सूर के नाम से भी जाना जाता है। तो सूरदास की रचना क्या हो जाएगी, सूरसागर, फिर सूरसरावली। ओके, और साहित्य लहरी। दोस्तों आपको 2 रचनाएं याद करनी है जो कि इनके नाम से ही पता चल रही है, सूरसागर और सूरसरावली। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर मैं अगले कवि की बात करूं तो अगले कवि दोस्तों बहुत ही फेमस है और आपने इनकी रचनाएं अधिकतर पढ़ी ही होगी। तो दोस्तों कवि है हमारे तुलसीदास जी। ओके, तो तुलसीदास जी की रचना क्या क्या लिखेंगे दोस्तों। तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी रामचरितमानस, सबसे फेमस, और ये दोस्तों महाकाव्य भी है, याद रखिएगा। तो महाकाव्य रामचरितमानस हो जाएगा, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो महाकाव्य में भी दोस्तों आप उदाहरण में ये लिख सकते हैं रामचरितमानस। ओके, इसके बाद दोस्तों हनुमान चालीसा जो है, क्योंकि ये तुलसीदास जो थे इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, याद बताइए। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर करके दूंगा। तो दोस्तों इनका नाम था राम बोला। बचपन का नाम क्या था दोस्तों इनका, राम बोला था। ओके दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, फिर एक हो जाएगा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। ओके दोस्तों, ये भी इनकी रचना है। और हनुमान चालीसा, जैसे कि आप जानते हैं राम भक्त हैं, तो रामचरितमानस लिखे थे, राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन थे, हनुमान। तो हनुमान चालीसा भी इनके द्वारा लिखी गई है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला कवि है दोस्तों हमारे जयशंकर प्रसाद। ओके, जयशंकर प्रसाद इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, जो कि सबसे पहली रचना के रूप में लिखी हुई है। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है कमायनी। दोस्तों बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि कमायनी किसकी रचना है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों छायावाद के कवि है, याद रखिएगा, है ना। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा छायावाद का कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है ना। मेचअप में भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा आप। कामायनी, फिर आंसू, प्रेम पथिक और झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों अगर आपको रचना याद नहीं होती है तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, सूरदास और तुलसीदास की रचना तो आपको ऑलरेडी याद हो गई होगी, है ना। जयशंकर प्रसाद की रचना अगर आपको याद नहीं रहती है ना, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फनी ट्रिक है ना, मजाक मजाक में आपको रचना याद हो जाएगी। बस आप देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद कोई लड़का था। ओके दोस्तों, और वो प्रसाद, यानी आपको पता है मंदिर में प्रसाद मिलता है ना। तो वो क्या हुआ था, प्रेम पथ पे जा रहा था, है ना, प्रेम पथ पे जा रहा था। तभी उसे भूख लगी और वो प्रसाद लेने गया। प्रेम पथ पे जाते जाते उसको भूख लगी, तो उसे वो प्रसाद लेने गया। तो यहाँ से आपको याद रहेगा प्रसाद की रचना कौन सी, प्रेम पथिक। ओके, जब वो प्रसाद लेने गया तो प्रसाद जो थी कामायनी, प्रसाद क्या थी, कम थी। ठीक है, वो प्रसाद लेने गया, प्रसाद कम थी। ठीक है, कम थी, तो उसके उसको नहीं मिली प्रसाद, तो उसके आंसू निकलने लगे, और आंसू निकलते निकलते आंसुओं का झरना बहने लगा। धीरे धीरे करते करते वो जोर से रोने लगा। ओके, तो आपको याद रहेगा कि प्रेम पथिक पर चलते चलते प्रसाद की भूख लगी, तो प्रसाद कम होने के कारण प्रसाद खत्म हो गई, और जयशंकर को प्रसाद नहीं मिली, तो उसके आंसू निकलने लगे और धीरे धीरे आंसू का उसने झरना बहा दिया। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको 4 रचनाएं आराम से याद हो जाएगी, है ना। अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इसको शॉर्टकट में मैंने लिखा है सूत्री निराला। ओके, तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों अनामिका, आराधना और गीतिका। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे उनकी 3 लड़कियां थी। ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, एक अनामिका थी, एक आराधना थी, और एक थी दोस्तों गीतिका, है। गीतिका जो थी वो गीत गाती रहती थी, है ना। गीत गाई के गाती थी, आराधना मतलब भगवान की आराधना करते हुए गीत गाती थी। आप ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि अनामिका नाम की लड़की थी उनकी, किनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और वो क्या करती थी, गीत गाते गाकर भगवान की आराधना करती थी। ओके, है ना। अनामिका नाम की लड़की थी जो क्या करती थी, गीत गाकर भगवान की आराधना करती थी। इस प्रकार से आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं आसानी से याद कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अगला है देखिए नागार्जुन। नागार्जुन जो कवि है इनकी रचनाएं क्या हो जाएगी दोस्तों, युग धारा, तुमने कहा था, और प्रेत बयान, है ना, प्रेत का बयान। ठीक है, नागार्जुन तो दोस्तों इसके इनकी रचना क्या हो जाएगी, तुमने कहा था, मतलब कोई कहानी सुना रहा है ना, और उसने कहा था कि प्रेत यानी भूत की कहानी सुना रहा था, है ना। तुमने कहा था भूत होते हैं और वो क्या करते हैं, खून की धारा बहाते हैं, ये याद रखना, धारा बहाते हैं, है ना। तो याद रखना कि नागार्जुन, तो अर्जुन ने एक कहानी सुनाई थी, क्या सुनाई थी, कहानी में कुछ कहा था उसने, क्या कहा था, तो तुमने कहा था
क्या कहा था उसने, भूत की कहानी सुनाई थी तो प्रेत का बयान, और क्या क्या युग धारा, खून की धारा से आपको याद रहेगा युग धारा। ओके, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ओके, ये मैं केवल एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको याद रख पाएं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है ना, कि केवल आपको याद रह जाए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ केवल। ओके, अगला है दोस्तों रस खान। तो रस खान की दो रचनाएं हैं, सुजान रस खान और प्रेम पथ। ओके दोस्तों, तो जो मेरे बीच में देखिए, ये नागार्जुन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और रस खान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, है ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास और सूरदास तो है ये सब, है ना। तो स्टार्टिंग के चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है दोस्तों। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए, भाव पक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। भाव पक्ष कोई सा भी कवि आ जाए, आपको भाव पक्ष यही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपकी रचनाओं में आपके भाव सहज ही प्रकट होते हैं। ओके, फिर आपने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है, ठीक है। फिर आपकी रचनाओं में प्रेम तथा सौंदर्य के मनोहर चित्र मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको भाव पक्ष में लिखना है। ओके, इसमें आप एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि आपके मन के भाव जो है वो आपकी रचनाओं में उभर कर आते हैं, है ना, या सहज ही प्रकट होते हैं, एक ही बात है। ओके दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, आपकी रचनाओं में आपके भाव सहज ही प्रकट आते हैं, आपने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है, आपकी रचना प्रेम तथा सौंदर्य के मनोहर चित्र मिलते हैं आपकी रचनाओं में, है ना, और आपकी रचनाओं में जो है आपके मन के भाव जो है वो उभर कर आते हैं, ठीक है। ये लाइन मैंने नहीं लिखी है, आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये भाव पक्ष जो है आप सभी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, तो तुलसीदास जी जो थे, है ना, तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे। क्या थे, राम भक्त थे। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों भाव पक्ष में, कि तुलसीदास जी ने राम भगवान की बाल्य लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है ना। बाल्य लीलाओं का अद्भुत वर्णन हमने तुलसीदास जी ने किया है, ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि वो राम भक्त थे, तो राम जी के प्रति उनके मन के भाव जरूर आपको भाव पक्ष में लिखना है। ओके दोस्तों, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपकी कविताओं में जो है राम भक्ति सहज या राम भक्ति जो है वो दिखाई देती है या निखर कर आती है। ओके, और आपने बाल्य लीलाओं का, राम भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन किया है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर मान लीजिए आपका आता है सूरदास, है ना। तो सूरदास जो थे वो किसके भक्त थे दोस्तों, कृष्ण के भक्त थे, है ना। सूरदास अगर आ जाते तो आप क्या लिखेंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का और प्रेम लीलाओं का वर्णन आपने बखूबी किया है, ये बात आप भाव पक्ष में लिखेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कला पक्ष, ठीक है। तो कला पक्ष भी मैं ऐसा लिख के लाया हूँ जो आप सभी में लिख सकते हैं, मतलब सभी कवियों के लिए कॉमन लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए कला पक्ष में आपको क्या लिखना है वो समझिए। कला पक्ष में आपको लिखना है, आपने अपनी रचनाओं में छंद और अलंकार का बहुत ही सटीक प्रयोग किया है। छंद और अलंकार दोनों की बात हो रही है दोस्तों। ओके, तो आपने अपने रचनाओं में छंद और अलंकार का बहुत सटीक प्रयोग किया है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि कवि है तो कविता लिखेंगे, कविता अगर लिखेंगे तो कविताओं में तो छंद और अलंकार का ही प्रयोग होगा, मुहावरों का प्रयोग तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम छंद और अलंकार का प्रयोग किया है। इसके बाद आपने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान दिया है, आपकी रचनाएं जो है खड़ी बोली में है। ओके दोस्तों, ये याद रखिए। इसके बाद आपकी भाषा में आपके भाव के अनुरूप ही बदलती रहती है, आपकी भाषा जो है वो आपके भाव के अनुरूप ही बदलती रहती है, मतलब जैसे आपके मन के भाव बदलते हैं वैसे वैसे आपकी भाषा भी बदल जाती है। ओके दोस्तों, ये आपको लिखना है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों। देखिए इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है दोस्तों, इसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव कवर होंगे। देखिए कैसे होंगे दोस्तों, देखिए तुलसीदास इनकी भाषा कौन सी दोस्तों, अवधी भाषा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर सूरदास की भाषा कौन सी दोस्तों, ब्रज भाषा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और एक कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और अगर दोस्तों आप भाषा शैली लिख रहे हैं या कला पक्ष आप लिख रहे हैं, तो इसमें आप ये लाइन जरूर लिखिए। अगर तुलसीदास जी का अगर जीवन परिचय आता है तो आपको ये लाइन यहाँ पे जरूर लिखना है कि आपकी भाषा जो है अवधी है, या आपकी रचना जो है अवधी भाषा में ही मिलती है। अगर सूरदास का आता है तो आप क्या लिखेंगे, आपकी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में मिलती है। और कबीरदास का अगर आ जाता है तो आपकी भाषा कौन सी है, सदुक्कड़ी भाषा है, यानी आपकी सभी रचनाएं जो है सदुक्कड़ी भाषा में लिखी गई है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया है हमारा कवि परिचय। आशा करता हूँ ये कवि परिचय आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये याद रखिए, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है और या आपके याद करने में मैंने थोड़ी हेल्प करी है, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि किसी भी जरूरतमंद स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी मिल सके। ओके दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं लेखक परिचय। ओके दोस्तों, लेखक परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लेखक परिचय में क्या होगा दोस्तों, हमें लेखक अलग अलग लेखक की रचनाएं और भाषा शैली आदि करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए लेखक परिचय मैं आपके सामने लेके आया हूँ, है ना। लेखक परिचय जैसे मैंने दोस्तों परिचय उसी टाइप से आपको समझा रहा हूँ जैसा कि आपको बोर्ड में पूछा जाएगा 3-3 नंबर में। ओके दोस्तों, तो लेखक आपके 2 लेखक के नाम दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक लेखक के ऊपर आपको जीवन परिचय लिखना होगा, है ना। तो सबसे पहले आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएगी। तो देखिए अगर रामवृक्ष बेनीपुरी का आता है तो रामवृक्ष बेनीपुरी में क्या लिखेंगे दोस्तों, आप मशाल, माटी की मूर्तें और लाल तारा। ओके दोस्तों, तो इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक लाल तारा चमक रहा था जो कि दूर से मशाल की तरह दिख रहा था, ठीक है। और वो मशाल किसने उठा रखी थी, एक मूर्त में लगी हुई थी, और वो मूर्त क्या की थी, माटी की थी। ओके दोस्तों, तो आप इसे याद रखें, राम रक्ष बेनीपुरी, है ना। तो राम रक्ष बेनीपुरी से आपको क्या याद रखना है, लाल तारा याद रखना है। ओके दोस्तों, लाल तारा, है ना। और ये याद रखिए लाल तारा कहाँ पे चमक रहा था, पेड़ के पीछे चमक रहा था। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा कि राम वृक्ष मतलब वृक्ष के पीछे एक लाल तारा चमक रहा था। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखिए, है ना, वृक्ष के पीछे लाल तारा चमक रहा था और वो
लाल तारे की तरह चमक रहा था और क्या था वो मशाल थी, लेकिन वो तारे की चमक तरह चमक रही थी, है ना। तो लाल तारा याद हो गया, मशाल याद हो गया, और वो मशाल किसके हाथ में थी दोस्तों, माटी की मूर्त के हाथ में थी। ओके दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसे भी याद रख सकते हैं कि राम भगवान की एक मूर्ति थी जो कि माटी की बनी हुई थी और उसमें एक लाल तारे के समान क्या मशाल चमक रही थी। ओके दोस्तों, इस तरह से भी आप इनकी दो रचनाएं याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों मनु भंडारी। यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा मंदसौर नामक गाँव में, है ना, मंदसौर नामक शहर में, मंदसौर शहर में जो है इनका जन्म हुआ था मनु भंडारी का, याद रखिएगा। मनु भंडारी की दोस्तों रचना क्या है, महाभोज, यही सच है, मैं हार चुकी हूँ, है ना। मान लीजिए इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, मनु भंडारी ने शर्त लगाई थी कि मैं पार्टी दूंगी, यानी महाभोज रखूंगी, है ना। और हुआ क्या कि वह हार गई, मतलब वो व्यवस्था नहीं कर पाई। तो उसने कहा कि मैं हार चुकी हूँ और यही सच है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें मनु भंडारी, इन्होंने क्या कहा था, मैं पार्टी दूंगी यानी महाभोज रखूंगी, और फिर उनसे महाभोज की व्यवस्था नहीं हो पाई तो उन्होंने हार मान ली कि मैं हार चुकी हूँ और यही सच है। ओके दोस्तों, इस तरह से आप मनु भंडारी की 3 रचना याद रख पाएंगे। अगला है दोस्तों यशपाल। यशपाल जो लेखक हैं, इनकी रचनाएं कैसे याद रखेंगे, देखिए, देशद्रोही, फूलों का कुर्ता और युद्ध धर्म, ये आपको याद रखना है, तीनों रचनाएं। दोस्तों इनको याद कैसे करना है वो समझिए, है ना। इसको याद रखने के लिए दोस्तों आप ये याद रखिए, यशपाल, है ना। तो यशपाल की रचना क्या है कि एक देशद्रोही था, है ना। यशपाल ने क्या किया, एक देशद्रोही को देखा, जो देशद्रोही था वो कैसा था, फूलों का कुर्ता पहन के आया था, और काय के लिए आया था दोस्तों, धर्म युद्ध लड़ने के लिए, मतलब धर्म के नाम पे युद्ध लड़ने के लिए आया था। ठीक है दोस्तों, तो यशपाल ने क्या था, यशपाल ने एक देशद्रोही को देखा जो कैसा था, फूलों का कुर्ता पहने हुए था, और काय के लिए आया था, धर्म युद्ध के लिए आया था। ओके दोस्तों, याद रखिए, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूँ सभी रचनाएं, और आशा करता हूँ कि आपको सभी सभी रचनाएं याद भी हो रही होगी। अगला है दोस्तों हमारा स्वयं प्रकाश, है ना। स्वयं प्रकाश आपके चैप्टर भी है स्वयं प्रकाश का। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, यशपाल जो है, यशपाल की भी रचना है आपका लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज नामक एक पाठ है आपके हिंदी में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, लखनवी अंदाज जो है किसकी रचना है, यशपाल की। सही जोड़ी में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश में आप क्या लिखेंगे, छोटू उस्ताद, निधन, सूरज कब निकलेगा। ओके दोस्तों, अगर इन रचनाओं को याद करना है ना, स्वयं प्रकाश की रचनाओं को याद करना है, तो ये भी याद रखिए, इनका एक चैप्टर आपके हिंदी में भी है जो कि नेताजी का चश्मा नाम से, है ना, नेताजी का चश्मा, ये याद रखिएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, ये रचना भी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, प्रकाश मतलब प्रकाश से क्या होता है, हमें दिखता है। और अगर कोई ऐसा है जिसको कम दिखता है तो उसको किसके कारण दिखेगा दोस्तों, जब वो चश्मा लगाएगा, तो जैसे प्रकाश में हमें चीज़ें दिखाई देती है, वैसे उस कम दिखने वाले को चश्मे की वजह से चीज़ें दिखाई देगी। तो ओके, तो प्रकाश से आप जोड़ देना चश्मे को, तो स्वयं प्रकाश क्या हो जाएगा, चश्मा मतलब नेताजी का चश्मा। ओके दोस्तों, तो नेताजी को चश्मा नेताजी ने जैसे चश्मा लगाया तो उनको प्रकाश में दिखने लगा, पहले उनको प्रकाश में नहीं दिख रहा था, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, छोटू उस्ताद, है ना, ईंधन और सूरज कब निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, स्वयं प्रकाश जो है, इनका नाम ही स्वयं प्रकाश है ना। और जब प्रकाश बंद हो गया, मतलब ईंधन खत्म हो गया, है ना। प्रकाश कब होता है, तो जब ईंधन चलता रहता है गाड़ी में, अगर पेट्रोल होगा तभी तो उसकी लाइट चल पाएगी ना, गाड़ी स्टार्ट रहेगी तभी तो लाइट चलेगी, है ना। तो स्वयं प्रकाश में क्या हुआ था, दो जने जा रहे थे, ये छोटू उस्ताद को लेकर, स्वयं प्रकाश जो थे छोटू उस्ताद को लेकर जा रहे थे, और ईंधन खत्म हो गया, है ना, रात के अंधेरे में ईंधन खत्म हो गया। अब क्या हुआ, इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी ठीक भी करे तो कैसे करे, है ना। तो स्वयं प्रकाश ने कहा कि सूरज कब निकलेगा, या उस्ताद ने कहा, छोटू उस्ताद ने, कि सूरज कब निकलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने एक घटना से जोड़ा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाषा शैली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओके, भाषा शैली आपको सभी कवि सभी लेखकों की एक ही भाषा शैली लिखना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए, भाषा शैली में आप सभी कॉमन लिखेंगे। आप आपकी भाषा शैली अत्यंत आकर्षक है। ओके दोस्तों, आपकी भाषा शैली जो है अत्यंत आकर्षक है, मतलब आपकी जो रचना है, आप लिखने की जो भाषा है वो बड़ी अत्यंत आकर्षक है ना। आपने खड़ी बोली का प्रयोग अधिक किया है ना। आपने अपनी रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आपने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है, मतलब जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे आपने तत्सम शब्दों का और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। आपकी भाषा सरल एवं सहज है ना। मुहावरे के प्रयोग से आपकी भाषा चमत्कारिक हो गई है ना। आपने जो मुहावरों का प्रयोग किया है उनके कारण क्या हुआ है, भाषा चमत्कारिक हो गई है। आपकी भाषा सभी वर्ग के लोगों को आसानी से समझ में आने वाली है, मतलब बच्चे हुए, है ना, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, आपकी रचनाएं जो है सभी को, मतलब सभी वर्ग के लोगों को, बच्चों को भी समझ में आती है, बड़ों को भी समझ में आती है, बूढ़ों को भी समझ में आती है, तो सभी वर्ग के लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये याद रखें, एक तो भाषा शैली जो है वो क्या है, आकर्षक है, ये पॉइंट याद रखें। दूसरा, खड़ी बोली, ये याद रखें। तीसरा, तत्सम तद्भव शब्द याद रखें। चौथा, भाषा सरल और सहज है, ये याद रखें। फिर मुहावरा याद रखें, मुहावरों का बखूबी आपने प्रयोग किया है, और आपकी भाषा सभी वर्ग के लोगों के आसानी से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों इन पॉइंट को आप हाईलाइट रखें, तो ये 5-6 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप आसानी से भाषा शैली को लिख पाएंगे। ओके दोस्तों, अगर एक आध लाइन आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाइन काफ़ी है। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों, देखिए, इसके बाद आता है अपना साहित्य में स्थान। तो दोस्तों साहित्य में स्थान में आप क्या लिखेंगे, देखिए, साहित्य में स्थान आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आप क्या लिखेंगे, आपकी रचनाएं साहित्य में अद्वितीय है ना। मैंने एक साहित्य में स्थान लेखक के लिए भी बता रहा हूँ और एक साहित्य में स्थान कवि के लिए भी बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, है ना। तो देखिए, साहित्य में स्थान में आप क्या लिखेंगे, आपकी रचनाएं साहित्य में अद्वितीय है, आपको साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है ना। आपको साहित्य में क्या है, विशेष स्थान प्राप्त है, और प्रेरणादायी रचनाओं के कारण साहित्य जगत सदैव आपका क्या रहेगा,
ऋणी रहेगा। ओके दोस्तों, मतलब आभारी रहेगा, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा साहित्य में स्थान दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप चाहे तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने शायद कवियों का साहित्य में स्थान नहीं बताया है कवि के लिए, है ना। मैंने शायद एक ही साहित्य में स्थान बताया, तो मैं ये साहित्य में स्थान आपको एक और बता रहा हूँ। अगर कभी आ जाता है तो आप लिखिए, वैसे साहित्य में स्थान नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर कभी आ जाता है तो आपको यही लिखना है। ओके, तो लेखक के लिए मैं बता चुका हूँ दोस्तों, आप चाहे तो वो लेखक में भी लिख सकते हैं, कवि में भी लिख सकते हैं। अगर आप वो लेखक में लिख रहे हैं तो इसको कवि में लिखें, और अगर आप उसको कवि में लिख रहे हैं तो इसको लेखक के लिए लिखें। ओके, तो देखिए, आपकी रचनाएं मनोहर हैं, ठीक है, फिर तथा युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। ओके, फिर आपकी रचनाओं के कारण साहित्य जगत में सदैव आपको याद किया जाता रहेगा, या आपका नाम जो है साहित्य जगत में सदैव अमर रहेगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, और याद हो गया होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों, जब आप गाइड देखें तो गाइड में आपको बड़े बड़े इनके जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं पूछता दोस्तों। बोर्ड सिंपल और सोबर से पेपर बनाता है ना, सभी वर्ग के लोगों बच्चों के लिए, है ना। उनको पता है बोर्ड वालों को कि कुछ बच्चे कमजोर भी है, कुछ इंटेलिजेंट भी है, और कुछ एवरेज भी है। तो वो ऐसे पेपर बनाएगा दोस्तों जिसमें एवरेज बच्चे भी कम से कम पासिंग मार्क्स तो लेके आ जाए। ओके, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी कम से कम पासिंग मार्क्स लेके आ जाए। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, तैयारी करते रहें, है ना। हमारे वीडियो देखते रहें, ताकि आपको कुछ हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।